तो प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग के बारे में मैं आशा करती हूँ आपको छोटी छोटी बातें जानकर बहुत खुशी हुई होगी, जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अगली वीडियो में डाल दूंगी, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के, जो आपको थोड़ा पढ़ने में हेल्पफुल रहेंगे। हाँ, और साथ ही साथ थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हमने संस्कृत के प्रत्यय के बारे में तो जान लिया। मैंने ट्विस्ट बोला था ना कि हमेशा ट्विस्ट रहेंगे। तो जो कृत और तद्धित प्रत्यय हैं वो संस्कृत प्रत्यय के ही पार्ट हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में सॉरी, ये अभी कुछ मैं दिखना नहीं चाहिए। अभी थोड़ा सस्पेंस खोलेंगे। तो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। हिंदी के प्रत्यय और जो विदेशी भाषा के प्रत्यय हैं वो हम थोड़ा बाद में कर लें। पता है क्यों? क्योंकि आज का क्लास मैंने फ्री रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए। भारत हमारा एक ऐसा देश, मिली जुली संस्कृति का देश, जो अखंड है ना, धर्मनिरपेक्ष है। ना जाने कितने धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हर धर्म की अपनी खासियत है, हर धर्म के अपने नियम हैं, और फिर भी अलग अलग होते हुए भी सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग चल रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट जो है हमारी, मतलब जो हमारी सरकार है, जो है लोकतंत्र जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो पूरा हमारा देश चला रही है। तो ये आज का भारत जो हम आज देख रहे हैं, और इससे अगर हम 50 वर्ष पीछे चले जाएं, फिर उससे 100 वर्ष पीछे चले जाएं, 300 वर्ष पीछे चले जाएं, तो हमें अनेक बदले हुए रूप में हमारा देश नजर आएगा, है ना। हाँ, उस बदले हुए रूप में आज 70-75 साल हमें हो चुके हैं आज़ादी को, और आज़ादी के बाद इन 75 सालों में बहुत परिवर्तन भी आए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत परिवर्तन आए हैं, है ना। हमारा जो देश है डिजिटल हो रहा है, टेक्निकल चीज़ें बहुत आ गई हैं, पढ़ने लिखने के तरीके बदल गए हैं, इंसानों की वेशभूषा में बहुत परिवर्तन आया है। आजकल चर्चाएं बहुत हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। जैसे हमारा देश अपने संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति की ओर जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत जा रहा है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे देश को अलग तो बनाती हैं, पर कहीं ना कहीं हमें पीछे की ओर भी धकेलती हैं। पर हमें क्या करना है? हमें अपने मन के अनुसार चलना है ना, पाश्चात्य संस्कृति की ओर। तो इस संस्कृति में हम जो यूथ हैं, हम पर बहुत डिप्रेशन आ जाता है। इधर जाएं कि उधर जाएं, इस भाषा को चुने कि इस भाषा को चुने, इस फील्ड की ओर जाएं कि इस फील्ड की ओर जाएं। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू सर्वाइव। जीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, पर कौन सा सर्वाधिक रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं और किस ऑप्शन को लेकर हम बेस्ट बन सकते हैं, दैट इज द मेन फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। वो फैक्ट क्या है हमें नहीं पता। हाँ, मैं आज थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से, विषय से हटकर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज शुरू कर रही हूँ कहानियाँ जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हैं, कहानियाँ जो सूझबूझ से भरी हैं, कहानियाँ जो हमारे दिमाग को एक रिफ्रेशमेंट देती हैं, कहानियाँ जो हमें असुरक्षा के भाव से दूर करती हैं। कहानियाँ, कथा, संवाद, लेख, दोहे, छंद, कविताएं, बहुत कुछ हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इन द वर्ल्ड टू अटैच्ड विद लिटरेचर, एंड द लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ। वैसे साहित्य समाज का दर्पण है, बट मैं उसे अपने मन का दर्पण भी कहती हूँ, बिकॉज अ गुड बुक गिव्स यू अ लेजेंडरी लेसन। एक अच्छी किताब हमें एक ऐसा लेजेंडरी संदेश देती है, एक ऐसा लेजेंडरी लेसन देती है, दैट इज द मोटो ओवर लाइफ। जो हमारी लाइफ का क्या है, मोटो होता है, बन जाता है। इसीलिए कहते हैं अच्छी किताबें अच्छे दोस्तों की तरह होती है। अ गुड बुक इज लाइक अ गुड फ्रेंड। बट आज मैं आपको भारत के इतिहास की प्राचीनतम कथाओं की ओर लेकर जा रही हूँ, कहानियों की ओर लेकर जा रही हूँ, टेल्स की ओर लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा पढ़ना तो हम करते ही रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें अपने भारत, अपनी भाषा, अपने देश, अपने लोगों की संस्कृति, अपने लोगों के विचारों से भी तो हमें जुड़े रहना चाहिए ना। तो इसी के साथ साथ जीके भी है, पर अध्यात्म भी है, ज्ञान भी है, लेकिन वैज्ञानिक भी है।
संवाद भी है, सिखाते भी हैं, पढ़ाई में भी आती हैं और हमारे अंतरम ज्ञान को भी बढ़ाती हैं। ऐसी कहानियों और कथाओं के साथ मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। और कथा कहानी सागर जो मैंने इस इस रील को नाम दिया है कथा कहानी सागर, अर्थ कहानी और कथा का ऐसा सागर जिसमें डूबकर हम मनमोजी हो जाएंगे की ओर ले चलती हूँ। और मैं शुरुआत करती हूँ आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई किताब या कहानियां, बेताल और विक्रम की कहानियां, जिसे हम बेताल पचीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेताल पचीसी के नाम से जानते हैं। मैंने कुछ एक नोट्स भी इसके ऊपर इससे संबंधित बनाए हैं। बेताल पचीसी क्या है? संस्कृत में बेताल पंचविंशतिका, जो कि 25 कथाओं का एक संग्रह है, एक समूह है। इसमें 25 कहानियां हैं जो बेताल राजा विक्रम को सुनाते हैं। हर कहानी का अपना अर्थ है, हर कहानी में अपना गहराई है, अपना ज्ञान है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आज से हजार पहले तो क्या था, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देती हूँ। इन कहानियों का जो संग्रह था वो खो गया था। तो कश्मीर के पंडित थे सोमदेव भट्ट, जिन्होंने इन कहानियों का पूरा संग्रह दोबारा लिखा, हमें समझाया और हमें बताया। संस्कृत में ये कहानियां लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसके रचयिता सोमदेव भट्ट हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बेताल पचीसी की जो कहानियां हैं हम तक पहुंचाई हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? और वैसे तो इन लोकप्रिय कथाओं का जो बेताल पचीसी की जो कहानियां हैं, इनका संबंध माना जाता है राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ्य, जिसे बड़ कहा है। संस्कृत में बृहत कथा नामक ग्रंथ भी बताया है, जो कि आज से 500-700 वर्ष पूर्व की कहानियां थी, जो कि इसमें क्या है 9 लाख से ज्यादा छंद थे, पर इसका कोई अंश कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो सोमदेव भट्ट, जिसे मैंने सोमदेव भट्ट पूरा नाम है सोमदेव भट्ट राव, ने फिर से संस्कृत में लिखा और कथा सरित सागर नाम दिया, अर्थात बेताल पचीसी की कहानियां, जो 25 कहानियों का संग्रह है। और ये कथाएं इतनी प्यारी हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सूझबूझ समझदारी से भरी हुई हैं कि पूरे विश्व में इनका नाम हुआ। ये कहानियां दिल भी बहलाती हैं, ज्ञान भी देती हैं, सीख भी देती हैं और अपने गूढ़ अर्थ के कारण भी बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई समाचार, कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति छुपा ही होता है। और साथ ही ये कहानियां न्याय, राजनीति लाइक जस्टिस, पॉलिटिक्स और डिफिकल्ट कंडीशन में हमें कैसे एक सही फैसला ले सकते, एक सही निर्णय ले सकते हैं, ये भी सिखाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी कहानियों का पहला पड़ाव तो हम शुरू करेंगे कहानियों का अगली वीडियो में। आज हम ये जान लेते हैं कि राजा विक्रम और जो बेताल थे, है ना, ये कैसे एक दूसरे से मिले। ठीक है, राजा विक्रमादित्य जो थे, ठीक है, वो अपने राज्य में राज करते थे, खुश थे, उनकी प्रजा बहुत खुश थी। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है उनके मुख पर बहुत तेज था, और अपने दरबार में कोई भी व्यक्ति आ जाए उसका हर कार्य पूरा करते थे, उसकी इच्छा पूर्ण करते थे। हर तरफ सुख सुविधा, दुख था ही नहीं। किसी को दुख होता तो जो राजा विक्रमादित्य थे वो पूरा कर देते थे। ठीक है, राजा विक्रमादित्य की कहानी थोड़ी लंबी है, इनका जो वंश है वो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगी। आज कहानियों की शुरुआत करनी है तो थोड़ा बहुत हम इनके ऊपर जान लेते हैं। ठीक है, तो जो राजा विक्रमादित्य हैं वो एक बहुत दयालु, समझदार, न्यायप्रिय और एक सच्चे शासक थे। उनके मुख पर बहुत तेज था और उनके आसपास उनके अंडर जो भी शहर आते थे, राज्य आते था, वो सब खुशहाल थे। हर तरफ सुख और समृद्धि थी। और अपने दरबार में कोई न्याय के लिए आता, कोई दुखड़ा कहने आता तो उसके दुखड़े दूर होते, उसको न्याय मिलता और हर किसी की सहायता करते थे। कोई अनजान व्यक्ति भी अगर अपने दुख की कहानी सुनाकर इनसे सहायता मांगता तो इनको सहायता देते थे। ठीक है, तो ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। अब वो बेताल से कैसे मिले, देखिए पहले हम बेताल के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तरफ राजा विक्रमादित्य अपना शासन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत न्यायप्रियता से, दयालुता से और अपने अच्छे स्वभाव से और अपने जनता की, प्रजा की भलाई करते हुए चला रहे थे। ठीक है, कोई भी उनका दुश्मन नहीं था, सबके साथ अच्छा शासन करते हुए, प्रिय व्यवहार करते हुए
अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे और उपलब्धियां भी बहुत हासिल की थी उन्होंने। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो राजा विक्रमादित्य थे, कहते हैं उनकी न्यायवृत्तियां, उनके शासन को इतना बड़ा मतलब नाम मिला था कि उनको एक ऐसा सिंहासन प्राप्त हुआ था जिस पर 32 पुतलियां थी और हर पुतली का अपना एक कार्य था, न्याय, प्रेम, शासन, इस तरह से लेकर 32 पुतलियां राज करती थी। और वो 32 पुतलियों का जो सिंहासन था, उनकी जो कहानियां हैं, वो सिंहासन 32 के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे राजा भोज ने भी पूरा किया था। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा उस सिंहासन को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी उस पर सिंहासन के लिए किसी को दावेदार माना जाता तो जो 32 पुतलियां थी उनकी परीक्षाएं लेती थी। एक परीक्षा पूरी होने पर दूसरी पुतली की परीक्षा शुरू हो जाती थी। ठीक है। तो हर कोई 32 के 32 परीक्षा पूरी नहीं कर पाता, या तो वो सिंहासन का दावेदारी छोड़ जाता या उन परीक्षाओं को पूरा करते हुए मारा जाता। अंत में कहते हैं राजा भोज ने उन 32 की 32 पुतलियों के जो प्रश्न थे या जो परीक्षाएं थी पूरी की थी। अंतिम राजा थे जो सिंहासन 32 के दावेदार बने थे और विक्रमादित्य के वंशज भी थे। यहाँ तक हमारा पूरा हुआ विक्रमादित्य जी के बारे में। विक्रमादित्य की वंशवेल जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम बेताल की बात करते हैं। बेताल जो थे वो एक ब्राह्मण पुत्र थे। अघोरी साधु 32 सुखों को और 32 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र यज्ञ करता है और उस तंत्र यज्ञ में उसे 30 गुणों वाले ब्राह्मण की बलि देनी होती है। तो जो ब्राह्मण देवता थे वो मतलब क्या है, लोगों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जब उसे पता लगता है कि साधु तंत्र साधना में मेरी बलि देकर इसको पूरा करना चाहता है और 32 सिद्धियों को प्राप्त करके इस पूरे विश्व को अपने अंडर लेना चाहता है, तो उन्होंने क्या किया, अपना आत्मदाह कर लिया। ठीक है। और प्रेत के रूप में एक पेड़ पर जा लटके। वहां भी एक प्रेत रहता था, बेताल रहता था। उसने उसको अपनी सारी समस्या बताई। तो उस बेताल ने उस ब्राह्मण के पुत्र को शक्तियां दी, बेताल रूप में वहां लटकने के लिए कहा और कहा जब तक तू इस पेड़ से लटका हुआ है ना, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उस साधु की समस्याएं बढ़ गई। तब उसने विक्रमादित्य के शौर्य के बारे में सुना, उनकी वीर गाथाओं के बारे में सुना और उन्होंने क्या किया, जब भी वो भ्रमण के लिए निकलते तो एक फल राजा को भेंट करते और कहते कि इस फल को आप अपने खजाने में रख दें। इस तरह करके बहुत सारे फल इकट्ठे हो गए। तो एक दिन विक्रमादित्य ने उन फलों को देखने की सोची, लेकिन जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो उसके अगले दिन वो फल अपने आप फूट जाते हैं और उनमें एक लाल रंग का रूबी होता है। ठीक है। लाल रंग के रूबी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि साधु ने उनको ये कीमती मणि क्यों दिए हैं, कीमती हीरे जवाहरात, जो हीरा था वो क्यों भेंट किया है, और उस साधु से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब वो साधु राजा विक्रमादित्य को अपनी वाक कुशलता में फंसा लेता है, अपनी वाक चातुर्य में फंसा लेता है कि मैं ऐसे एक योग कर मतलब साधना कर रहा था और इस साधना में जो सिद्धियां प्राप्त होंगी मैं लोगों की भलाई में लगाऊंगा, पर वो बेताल की उसमें आवश्यकता है। जब तक मैं उस बेताल की बलि उसमें ना दे दूं तब तक मेरा यज्ञ क्या है, पूर्ण नहीं होगा। अब विक्रमादित्य के बारे में उन्होंने सुना था और वो विक्रमादित्य से अपने मन की बात कहते हैं। तब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं क्यों ना इनकी दी गई अनुपम भेंट और लोगों की भलाई के लिए मैं उस बेताल को इन्हें लाकर सौंपूं। तो हर रात राजा विक्रम उस बेताल को लेने के लिए जाते थे। अब शमशान घाट से उस पेड़ की दूरी क्या थी, बहुत थी। बेताल समझ चुका था, जान चुका था कि ये व्यक्ति मुझे हासिल करके ही रहेगा। तब बेताल ने जब विक्रमादित्य बेताल के पास गए और उस बेताल को अपने कंधे पर लादने लग गए, तब बेताल ने कहा, सुनो विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे साथ चले चलूंगा, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? तब विक्रमादित्य कुछ बोलते नहीं। क्यों? साधु ने कहा था अगर तुम बोले तो बेताल क्या है, वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तब विक्रमादित्य ने कहा, हे भंते, आज तो मैं आपको लेकर जाऊंगा और मुझे इस कार्य के लिए मना किया गया है कि मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर दूं। और वो बेताल को अपने कंधे पर लाद कर चलते हैं। चूंकि रास्ता बहुत लंबा होता है तो बेताल विक्रमादित्य को कहते हैं, हे राजा, तू सर्वरूपी सुलक्षण राजा है, अपनी जनता के लिए बहुत कार्य करता है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ और अगर तूने उस कहानी को सुना और तुझे उसका जवाब पता है, अगर तूने उसका उत्तर नहीं दिया
तो तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा, यानी कि 100 टुकड़ों में फट जाएगा और मैं वापस अपनी जगह चला जाऊंगा। अगर तूने अपना मुंह खोला, जवाब दिया, तो मैं तेरे से रुष्ट होकर वापस अपने पेड़ पर लटक जाऊंगा। इस प्रकार 25 दिन तक लगातार राजा विक्रमादित्य रात को उस बेताल को लेने जाते, उसे वहां से खींचते, अपने कंधे पर लादते और उसे शमशान तक लेकर आते। लेकिन जैसे ही वो शमशान की ओर पहुंचने वाले होते, राजा विक्रमादित्य की कहानी जो वो सुन रहे होते थे वो पूरी हो जाती और विक्रमादित्य को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता और बेताल उड़कर वापस अपने पेड़ पर लटक जाते थे। और बेताल ये भी कहता कि ऐसी मूर्खता ना करो कि किसी के बुरे कार्य में तुम साथ दो। अब विक्रमादित्य का यह 25 दिन का जो लगातार क्रम था, बेताल को ले जाना, अपने कंधे पर लादना, उससे कहानियां सुनना और उनके उत्तर करना, उनसे विचार विमर्श करना और अंत में बेताल का वहां चले जाना, इस क्रम को ही क्या कहते हैं? बेताल 25 अर्थात 25 कहानियों का संग्रह। और कहानियां भी इतने गूढ़ अर्थ में भरी हुई जिसको जानना हमारे लिए ज्ञानवर्धना से कम नहीं है। तो आइए हम अपनी कहानियां शुरू करते हैं विक्रम बेताल कहानियों के नाम से, ठीक है? और ये जो कहानियों का जो हमारा सिलसिला है, हर फ्राइडे आपको इस पे एक वीडियो मिलेगा। आप जानिए, समझिए और अपनी सोच समझ से उत्तर भी दीजिए। बच नहीं पाएंगे मेरे आकलन से, आकलन तो मैं आपका करूंगी। याद रखिए, बेताल 25 जो कहानियां हैं, राजा सातवाहन के समय से उनके मंत्री गुणाढ्य ने बृहद कथा के नाम से लिखी थी, लेकिन वह हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। तब सोमदेव भट्ट राव ने इन कहानियों को दोबारा लिखा कथ सरित सागर के नाम से, जिन्हें हम बेताल 25 के नाम से भी जानते हैं। इसमें 9 लाख छंद थे सातवाहन के टाइम में। तो देखिए 25 कहानियों में इसको संकलित किया गया है। जानिए, समझिए, देखिए और जवाब दीजिए। और इससे पहले बोर्ड पर भी ध्यान दे लीजिए। मोटिवेशन, पावर ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर हम किसी को 4 अच्छे शब्द बोलकर उसकी सोई हुई जागृति को जगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो मोटिवेशन क्या है? कुछ भी करने की पावर है। प्लस जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो वो हमारी सक्सेस का राज है। और उस सक्सेस में अगर हम हार्ड वर्क मिला देते हैं तो वो की एलिमेंट बन जाता है हमारी सफलता का। तो मोटिवेट होते रहिए, अच्छी अच्छी चीजों को सीखिए, किताबों को पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को माइंड में मत आने दीजिए। और जब भी ये नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए तो कुछ ना कुछ अच्छा देखिए, संगीत सुनिए। संगीत सबसे सुंदर चाबी है आपके मन को शांत करने की, आपके दिमाग को शांत करने की। गाने सुनिए, पॉप सॉन्ग नहीं, थोड़े से पुराने, थोड़े से तराने, थोड़ा सा सूफी सुनिए। सूफी हमेशा शांत करता है मन को। हाँ, भारतीय संगीत सुनने के लिए मैं कह सकती हूँ, उसके भी कई प्रकार हैं। आप जानिए, समझिए, देखिए, मुझे बताइए और मोटिवेट होते रहिए, पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि हार्ड वर्क आपको हमेशा पे करता है। पर हार्ड वर्क ऐसे नहीं गधों की तरह काम ही करते जाओ, हार्ड वर्क ही करते जाओ। बुद्धि का प्रयोग करते हुए हार्ड वर्क करना है, जो आपको पे दे, पेमेंट मिले, समझे, है ना? हार्ड वर्क करना है पर बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ। चतुराई जिसको नहीं आई उसकी नहीं रही कोई कमाई। समझ में आए? तो चतुराई के साथ काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, चतुराई बुद्धि का प्रयोग करते हुए। समय भी लग जाए और आप सफल ना हो, ऐसा नहीं। समय है, सफलता की ओर चढ़ना है, पर सफलता को थोड़ा पाबंद कीजिए। जितना पाबंद करेंगे उतना जल्दी सफलता पाएंगे। धन्यवाद। मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन पर आपको मोटिवेशन स्टोरीज के लिए बुला रही हूँ, आपको तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो मुझसे साझा कीजिए, मैं उनको भी अपने इस शुक्रवार कहानी कथा सागर के साथ मिलूंगी और सुनाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अब मेरे व्यूवर्स भी बढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, जानिए, समझिए। याद रखिए, रटना नहीं, समझना है। समझेंगे तो ही तो कर पाएंगे, अभ्यास करेंगे तभी तो सफलता पाएंगे। इसी के साथ नॉकआउट एजुकेशन की तरफ से खुदा हाफिज।